साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग पेट एग्जाम के थ्रू जो आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा होना संभावित है उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट हम लोग देखेंगे यह घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा लेखपाल की जो पूर्व की परीक्षाएं हुई हैं उनका जो प्रश्न पत्र है उनको सॉल्व फॉर्म में दिया गया है। उसी में से हम लोग राजस्व लेखपाल परीक्षा जो 2015 की द्वितीय पाली की जो परीक्षा हुई है उसको यहाँ पर पूरे व्याख्या के साथ उस प्रश्न पत्र को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग हिंदी वाला पोर्शन देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न जो है इसमें किस भाग में त्रुटि है उसको हमें खोजना है। तो मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें देखिए जो अच्छी लगती है सी वाले पार्ट में त्रुटि है, क्योंकि अच्छी लगती के स्थान पर क्या होना चाहिए, अच्छा लगता है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। आगे देखते हैं, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। इसमें कौन सा गलत है? देखिए इसमें जलपान को नहीं बल्कि जलपान का, विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, तो ये आपका जलपान को सही नहीं है। वहीं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए अग्र जो है तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, आगे होता है। शेष अन्य जो है वो तद्भव है। आग का तत्सम क्या होगा, अग्नि होगा। आज का अद्य होगा और आंख का अच्छी होगा। आगे देखते हैं, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? इसके लिए एक शब्द क्या होगा, कृपण होगा। क्या होगा, कृपण होगा। सी ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। ठीक है, तलहटी को उपत्यका कहते हैं, जबकि पर्वत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, अधिपत्यका कहते हैं। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। आगे देखते हैं, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में आपका कर्मधार समास है। कौन सा है? कर्मधार समास है। वहीं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो देखिए इसमें अमीय जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, अमृत होगा। इसका तत्सम जो है अमृत होगा, जबकि अन्य जो है आपके वो तत्सम है। तो देखिए उल्लू का तद्भव क्या होगा, उल्लू होगा। इष्टिका का तद्भव क्या होगा, ईंट होगा। कुपुत्र का क्या होगा, कपूत होगा तद्भव। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग संधि। नि धन धन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए तो क्या हो जाएगा, ठठेरनी हो जाएगा। ठठेरनी, सी ऑप्शन। ठठेरिन हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है, जबकि रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, रति होगा। हास्य रस का हास्य होगा। वीर रस का उत्साह हो जाएगा। आगे चलते हैं, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो इसमें पूर्ण भूत है, क्योंकि प्रस्तुत वाक्य में क्रिया की समाप्ति का पूर्ण बोध हो रहा है और क्रिया समाप्त हुए काफी समय बीत गया था, इस वाक्य में पूर्ण भूत है। आगे चलते हैं, कौन सा वाक्य सही लिखा है? तो इसमें देखिए चारों में आपका जो बी ऑप्शन है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये सही है। अगला देखते हैं, इन चारों को पढ़ेंगे तो जो डी ऑप्शन है, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। चूंकि दो कवियों की भाषा का वर्णन है, इसलिए कवियों के नाम के बाद क्रमशः का प्रयोग किया जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? देखिए इसमें जो है संप्रदान कारक है। कौन सा? संप्रदान कारक। जब वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वहां संप्रदाय कारक होगा। इसका चिन्ह को के लिए होता है, को या के लिए होता है। प्रस्तुत वाक्य में राजा सेवक के लिए कुछ कार्य कर रहा, अर्थात कंबल दे रहा था, यहां संप्रदान कारक होगा। आगे चलते हैं, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए, अर्थात तैयार रहना चाहिए। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने शत्रु को भी कभी चोट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए यहां शत्रु हो जाएगा। अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, कमल होगा। कमल के अन्य पर्यायवाची जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, सरोज इत्यादि होंगे। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। देखिए अज का एक अर्थ अजन्मा होता है, मतलब जिसका जन्म ना हुआ। इसका एक जो और अर्थ क्या होगा, ईश्वर होगा, क्योंकि ईश्वर का भी कोई जन्म नहीं होता। अज शब्द का अर्थ जो है ब्रह्मा और बकरा भी होता है। आगे चलते हैं, खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो खूंटियां होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो प्रतिनिधि, ये आपका सी ऑप्शन वाला शुद्ध है। आगे देखते हैं, विलोम बताना है। अल्पज्ञ का क्या होगा, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ हो जाएगा। और वहीं कृष्ण का क्या होगा, कृष्ण का हष्ट पुष्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, लोकोक्तियां या मुहावरे हैं, उनके सही उत्तर अर्थ बताना है। कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती,
मतलब छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। आगे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मतलब अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हो गए। अब यहां पर हम लोग मैथ के प्रश्नों को भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। जहां पे आपको व्याख्या में दिक्कत हो तो आप पॉज करके जो व्याख्या दी गई है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है मैथ का, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात जो है वो 2:1 से 1:2 हो जाए। तो इसका उत्तर जो है 60 लीटर। कैसे आएगा ये देख लीजिए। देखिए, मिश्रण में अम्ल की मात्रा वर्तमान में कितना है, 60 लीटर आपका पूरा है मिश्रण ही है। इसमें अम्ल का हिस्सा कितना है, 2 है, तो 2/2 + 1 दोनों को जोड़ देंगे तो यहां पे अम्ल की मात्रा 40 आ गई। तो जल की मात्रा कितनी होगी, शेष जल की मात्रा 20 लीटर हो गया। अब क्या करना है, माना मिश्रण में x लीटर जल मिलाने पर अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अब अम्ल कितना है, 40 लीटर है, ठीक है। तो 40/20 लीटर पानी है, इसमें x लीटर और क्या कर देंगे, x लीटर जल और मिला दीजिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 लीटर आ जाएगी। अगला है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकल्पित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं क्या होती हैं, वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित होती हैं या केंद्रित हैं। आगे चलते हैं। यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज दर का प्रतिशत कितना होगा। देखिए, किसी धनराशि पर 1 माह का ब्याज कितना है, 1 पैसा प्रति रुपया है, मतलब ये 1/100 रुपया हुआ रुपए में। और वहीं धनराशि पर 12 माह का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 12 से गुणा कर देंगे और ब्याज दर कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12% आ जाएगा। इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दुगना तेज है और एक महिला एक लड़के से दुगनी तेज है। यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो एक लड़का अकेले उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखिए, पुरुष और महिला के काम का अनुपात कितना है, 2:1। चूंकि पुरुष जो है महिला का 2 गुना है तो काम भी 2 गुना करेगा, तथा महिला और लड़के के काम का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। इस प्रकार से पुरुष महिला और लड़के के काम का अनुपात कितना हो जाएगा, यदि लड़के से रेशियो निकालेंगे तो पुरुष क्या हो जाएगा, लड़के का 4 गुना हो जाएगा। तो 4:2:1 हो गया। अब काम में लगा समय क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 1:2:4 हो जाएगा। इस प्रकार पुरुष कार्य को x दिन में, महिला 2x दिन में और लड़का 4x दिन में करेगा। तो अब इनका एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/x 1/2x + 1/4x = 1/4 के बराबर होगा। एक दिन का काम 1/4 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x की वैल्यू 28 आएगी। तो लड़का क्या है, x वाला माना गया था, लड़के द्वारा काम करने में कितना समय लगेगा, 28 दिन लगेगा। तो आपका सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 3 संख्याओं का योगफल 392 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तो दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए, माना तीनों संख्या क्या है, x y z है। x और y का रेशियो कितना है, 2:3 है और y और z का रेशियो 2:5 है, सॉरी 5:8 है। तो देखिए, इन दोनों को इक्वल करना है तो पहले वाले में आप 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 10:15 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करिए 15:24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x/y/z कितना हो जाएगा, 10:15:24 हो जाएगा। अब तीसरी संख्या 24 है, ठीक है। तो इसको देखिए, तीनों संख्या का योगफल कितना था, 392। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तीसरी संख्या 392 × 24 बटा के इन तीनों को जोड़ दीजिए तो इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा, 192 आ जाएगा। और तीसरी संख्या आपकी ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, पहिए की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या r मान लें तो 21 सेंटीमीटर। पहिए की परिधि क्या होती है, 2πr होगी। तो यहाँ पे रखेंगे तो 132 सेंटीमीटर आ जाएगी। मतलब पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी की क्या होती है, पहिए की परिधि के बराबर होती है। तो 132 सेंटीमीटर हो गया। अब चूंकि कितने मीटर चलना है, 792 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो कुल दूरी में बटा के एक चक्कर में तय दूरी।
तो कुल दूरी कितनी 792 मीटर। इसे सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 132 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आप सॉल्व करेंगे 600 चक्कर आएंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, यदि मान लीजिए इनकी भुजाएं कितनी है 5x 12x 13x, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों को जोड़ दीजिए तो 30x आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे दिया गया है परिमाप कितना है 540, मतलब 30x जो है 540 के बराबर होगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब यदि इसको देखें कि यह क्या समकोण है, तो यदि आप समकोण में क्या होता है, समकोण में दो भुजाओं के वर्गों का योगफल जो योग होता है वो सबसे बड़ी भुजा अर्थात तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां पे आप देखेंगे तो ये आपका समकोण है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार होता है। तो यहां पे दो भुजाएं हमें मालूम है, तो इस इक्वेशन को आप यहां पर सॉल्व करेंगे तो आपका 9720 वर्ग मीटर आ जाएगा और आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पर एक स्कूटर और एक मोमपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोमपेड के मूल्य से 4200 रुपए अधिक है तो मोमपेड का मूल्य क्या होगा। देखिए, माना मोमपेड का स्कूटर का मूल्य कितना 9x और मोमपेड का 5x, तो स्कूटर का मूल्य कितना है मोमपेड के मूल्य से 4200 ज्यादा है, तो मतलब 9x - 5x कितना हो जाएगा 4200। x की वैल्यू आप ज्ञात करेंगे तो 1050 आ जाएगा और मोमपेड का मूल्य कितना 5x, तो इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5250 रुपए आ जाएगा। यहां पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं तेजी से इसलिए कर रहा हूं जिससे कि ये वीडियो बहुत लंबा ना खींचने पाए। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग कार द्वारा तथा शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है। वह कितनी दूरी तय करता है। मान लीजिए वह x किलोमीटर चलता है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब यदि x किलोमीटर में से आप जो हिस्सा वो ट्रेन से और जो हिस्सा कार से चला है उसको यदि माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, जो पैदल चला है 1 किलोमीटर। तो यही काम यहाँ पर किया जाएगा कि टोटल दूरी में से ट्रेन वाला हिस्सा और कार वाला हिस्सा आप माइनस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 22 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी 22 किलोमीटर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 50 प्रक्षेपणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है। यदि प्रत्येक प्रक्षेपण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन का मान क्या होगा। देखिए, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन का मान भी 2 गुना हो जाएगा, इसलिए 8 × 2 अर्थात 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1, 6, 8, 3, 2 के ये 5 संख्याएं हैं कि माध्य और माध्यिका का योगफल क्या होगा। देखिए, इसका पहले माध्य निकालें, तो माध्य के लिए क्या करते हैं संख्याओं का योग बटा के कुल संख्या, तो संख्याओं का योग इनको जोड़ दीजिए और कुल कितनी संख्या है कुल 5 संख्या है, वो 5 से डिवाइड कर दीजिए 20/5 मतलब 4 हो गया, माध्य इनका 4 हो गया। अब इन संख्याओं को आरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़े के क्रम में सजा लीजिए 1 2 3 6 8। अब ये कितनी संख्या है 5 है, विषम है, तो विषम पदों की माध्यिका क्या होती है n+1/2 टूवां पद। ठीक है, तो यहाँ पे n पदों की संख्या है तो 5 पद है, तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 6/3 6/2 तो 3 आ जाएगा। तो तीसरा पद कौन सा है, तीसरा पद आपका यहाँ पे 3 है 1 2 3। तो माध्य कितना था 4 था और माध्यम का कितना 3 है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। देखिए, यहां पे आपका 25, 26 और 27 की बारंबारता सर्वाधिक 3 है। चूंकि दिए गए आंकड़ों का बहुलक कितना है 27 है, इसलिए संख्या 27 की बारंबारता सर्वाधिक होगी और कि 3 है तो इनकी एक अधिक होगी, तो इनकी 4 बार होनी चाहिए। इसलिए यहां पर जहां x है यहां पर 27 होना चाहिए, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक त्रिभुज या एक कोण ABC में यदि कोण A जो है 90 डिग्री है, यहां पे त्रिभुज ABC में एंगल A जो है वो 90 डिग्री है, A जो भुजा है 25 सेंटीमीटर, B भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो tan B का मान क्या होगा। देखिए, इसको आप ऐसे बना सकते हैं इस प्रकार से फिगर। ठीक है,
यहां पर आपका 90 डिग्री हो गया, ये 25 सेंटीमीटर की भुजा हो गई, ये 7 सेंटीमीटर की भुजा हो गई। अब यहां पर ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल किसके बराबर होगा, बी सी के स्क्वायर बराबर होगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर आपको लंब की वैल्यू पता है और आधार की वैल्यू पता है, 7 और 24। tan की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे के आधार होता है, तो लंब बटे आधार अर्थात ए सी बटा के ए बी, 7 बटा के 24 हो जाएगा। आगे चलते हैं, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक 12 है और लघुत्तम समापवर्तक 2448। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। माना संख्याएं 12a और 12b हैं, तो इस प्रकार से इन संख्याओं का अंतर कितना होगा, 60। तो इस प्रकार से a माइनस बी इक्वल कितना हो गया, ये इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी 5 हो गया। संख्या 12 और 12b का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 12ab हो जाएगा। अब चूंकि लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 2448 है, तो 12ab जो है 2448 के बराबर होगा, तो ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 204। अब यहां पर हमारे पास a माइनस बी तो है, परंतु a प्लस बी निकालें तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यहां पे इस वैल्यू रखेंगे, a माइनस बी हमारे पास 5 है और ab की वैल्यू यहां 204 है। इसको रख के यहां सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29। तो a माइनस बी की वैल्यू है और a प्लस बी की वैल्यू, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर a की वैल्यू 17 आ जाएगी और a की वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 17 और b की वैल्यू 12 हो गया। अब दो संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा आपका, यहां पे 12a प्लस 12b, इसको सॉल्व करेंगे 348 आ जाएगा। आगे चलते हैं, एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी। देखिए त्रिभुज का परिमाप कितना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये a प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का योग होगा। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है इस प्रकार से, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ s की वैल्यू क्या होती है, s की वैल्यू जो होती है तीनों भुजाओं का योग बाई 2, तो तीनों भुजाओं का योग कितना होगा, 30/2, 15 सेंटीमीटर। s की वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो गया। चूंकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 13 सेंटीमीटर, तो दो अन्य भुजाओं का योग कितना होगा, 30 में से, टोटल भुजाओं का योग 30 है, 30 में से 13 घटाएंगे 17 सेंटीमीटर, मतलब जो शेष दो भुजाएं हैं उनका योग 17 सेंटीमीटर है। यदि उनमें से उन दो भुजाओं में से एक भुजा मान लीजिए x सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा कितनी होगी, 17 माइनस एक्स। तो तीन भुजा आपको पता चल गई, एक 13 सेंटीमीटर, एक x सेंटीमीटर, एक 17 माइनस एक्स सेंटीमीटर। इन वैल्यू को आप यहां पे इस फॉर्मूले में रख दीजिए। रख करके जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको x माइनस 12 और x माइनस 5 इक्वल 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 12, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो एक भुजा 13 है, एक 12 है, सब और दूसरी एक है 5, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 5 सेंटीमीटर हो गई। आगे चलते हैं, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। मेज के कर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए माना आयताकार मेज इस प्रकार से है, इसकी लंबाई a मीटर, इसकी लंबाई जो है a मीटर है और चौड़ाई b मीटर है। तो मेज का परिमाप क्या होगा, 2a प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, क्षेत्रफल a इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए परिमाप कितना है, 28 है, तो 2a प्लस बी इक्वल 28 हो जाएगा, a प्लस बी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल कितना है, वो ये 28 है, वो 48 है, तो a इंटू बी 48। अब देखिए a प्लस बी हमें मालूम है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, ए बी की वैल्यू यहाँ पे है और a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे है, तो a माइनस बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब a प्लस बी इक्वल 14 और a माइनस बी इक्वल 2, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a इक्वल कितना आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा और b इक्वल 6 मीटर आ जाएगा। तो मेज की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर है। अब मेज का कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण आप निकाल लीजिए। कर्ण तो अंडर रूट 8 प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 मीटर आपकी कर्ण की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर आपका उत्तर जो है ये
ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक तो वृत्त का व्यास क्या होगा। देखिए, माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, तो व्यास कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। परिधि कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो चूंकि परिधि क्या है, व्यास से 18.6 अधिक है, तो 2πr माइनस 2r इक्वल 18.6 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, तो यहां सॉल्व करने पे r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r मतलब व्यास का होगा 2r होगा, तो 2r की वैल्यू 8.68 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे चलते हैं। किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 407 है। तो मूल संख्या क्या है, देखिए माना संख्या x है, तो x का 8% ये हो जाएगा, x का 3% ये हो जाएगा। अब x किसी संख्या में उसका 8% जोड़ने और उसका 3% जो है घटाने पर इन संख्याओं को घटा दें तो 407 आता है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये वैल्यू जो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 3700 आ जाएगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बजट से अब पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की कीमत में कुल कितनी % वृद्धि हुई है। देखिए, माना कार की कीमत 100 रुपये थी, यदि कार की कीमत 30% बढ़ाई गई तो कार की कीमत कितनी हो जाएगी, 100 का 30% निकालेंगे तो कुल 130 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार से अब 130 का 10% निकालेंगे और नई कार का मूल्य कितना हो जाएगा, 143 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से अब चूंकि अतः कार की कीमत में अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, पहले 100 रुपये थी, अब 143 रुपये है, तो 143 माइनस 100 मतलब 43% है वृद्धि, 43%। आगे चलते हैं। कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए, एक व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, खरीदने का मूल्य 0.8 रुपये, मतलब एक वस्तु वो 80 पैसे में खरीद रहा है, जबकि उसी वस्तु को बेच कितने में रहा है, 1.25 रुपये में। तो कितना लाभ कमा रहा है, तो 1.25 माइनस 0.8 करेंगे तो 0.45 रुपये आ जाएगा। अब इसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे इस प्रकार से फॉर्मूले में रख करके, तो आपका ये आ जाएगा 56 होल 1/4%। यहां जो ऑप्शन आपका डी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती तो ब्याज की दर क्या है। तो मूलधन x रुपए है और मिश्र धन भी कितना हो जाएगा, इस x और मिल जाएगा 2x हो जाएगा। मतलब मूलधन x रुपए, ब्याज को कितना मिला है, x मिल रहा है, तो 2x माइनस x रुपए ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज के फार्मूले से हमें दर निकालना है, तो ब्याज इक्वल क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। यहां पे आप x की वैल्यू रखेंगे तो दर क्या आ जाएगा, 10%। आगे देखते हैं। 300 ग्राम के चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए। देखिए, 300 ग्राम के चीनी के विलयन में 40% चीनी है, अर्थात विलयन में चीनी की मात्रा कितनी है, 300 का 40% निकालेंगे 120 ग्राम आ जाएगा। यानी विलयन में अन्य पदार्थ कितने हैं, 120 ग्राम तो चीनी है, शेष जो 180 ग्राम वो क्या है, अन्य पदार्थ है। हमें चीनी कितनी चाहिए, 50%। अब विलयन में चीनी की मात्रा 50% करने के लिए चीनी की मात्रा 180 ग्राम होनी चाहिए। तो अब बढ़ाएगी चीनी की मात्रा कितनी होगी, 120 माइनस 180 माइनस 120 तो 60 ग्राम। तो 60 ग्राम हमें और बढ़ाना होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। यदि 27 के पावर x माइनस इक्वल 9/9/3 के पावर x, तो 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा। देखिए, इसको यहाँ पे इस प्रकार सॉल्व कीजिए। 27 क्या है, 3 का क्यूब है, तो यहाँ पे इस प्रकार 3 के पावर 3x हो जाएगा। और 9 क्या है, ये 3 के पावर 2 है और यहाँ पे 3 के पावर x है। देखिए, चूंकि बेस दोनों में सेम है, इस वाले में बेस दोनों में सेम है, तो इसको आप 3 पे पावर 2 माइनस x लिख सकते हैं। तो 3 पे पावर 3x इक्वल 3 पे पावर माइनस 2x। जब बेस इक्वल होते हैं तो जो पावर है उनको आप इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3x इक्वल क्या हो जाएगा, 2 माइनस x हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब हमें 1/x पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे ये 1/1/2 के पावर 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 1/1/16
ये रिवर्स होकर के 16 हो जाएगा, 16 आ जाएगा उत्तर। आगे चलते हैं। 5 होल 3/4 कामा 4 होल 4/5 और 7 होल 3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या हो। अब इसको थोड़ा सा पूर्ण में कन्वर्ट करें तो ये 23/4, 24/5, 59/8 आ जाएगा। इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपका 717/40 आ जाएगा। अब यदि इसमें 3/40 जोड़ दीजिए तो ये आपका एक पूर्णांक आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 930.25 के वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या बन जाए। देखिए 930.25 का वर्गमूल कितना है, 30.5, वर्गमूल निकालेंगे। अतः संख्या 30.5 में से 0.5 अगर हटा दिया जाए अर्थात 1/2 घटा दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, 30.5 माइनस 1/2 कर देंगे तो ये आपका 30 बच जाएगा। आगे चलते हैं सामान्य जानकारी संबंधित प्रश्नों को। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। आगे चलते हैं। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं, तो ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं और सबसे सुपाच्य प्रोटीन मूंग की दाल में पाया जाता है, इसका उपयोग रोगियों को भोजन के रूप में देने हेतु किया जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। जून 2015 के चौथे सप्ताह में, तो चूंकि ये करंट का क्वेश्चन तब का है, इसको छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं। एनपीपी से क्या अभिप्राय है, तो इससे मतलब है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, सी ऑप्शन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, नमक कर के विरुद्ध इसका मुख्य उद्देश्य था या इसको समाप्त करना था। तो देखिए गांधी जी ने दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ करने का निश्चय किया। नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया क्योंकि सरकार ने इसे अत्यावश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और उस पर कार्यारोपण किया था। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन है। इसमें आयरन होता है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 खा 84 खा में यह प्रावधान है कि लोकसभा निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 36(2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 173 खा के द्वारा विधानसभाओं के अभ्यर्थी होने के लिए भी यही प्रावधान है कि 25 साल होना चाहिए। सॉफ्ट बैंक और फॉक्सन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने, यह भी आपका करंट का क्वेश्चन है, इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि 2015 के हिसाब से करंट पूछा गया था। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार के विकास व्यय में क्या शामिल नहीं है, तो विकास व्यय में तो रक्षा व्यय ये विकास व्यय में नहीं होता है, जबकि आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, ये आपके विकास व्यय होते हैं। आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है कहां पर, भूमध्य रेखा के उत्तर में। कहां पर है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिए किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता था, तो उस समय जो है चिली ने जीता था, जबकि 2019 में ब्राजील ने यह कोपा अमेरिका कप जीता है। चौरी चौरा घटना कब हुई थी, 5 फरवरी 1922 को। एग्जैक्ट डेट अब क्या है, 4 फरवरी है। देखिए चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के समीप स्थित एक कस्बा है। यहाँ 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिससे उसमें छिपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, तो रंगून में, वर्मा के रंगून में हुई थी। कब हुई थी, 7 नवंबर 1862 को, 7 नवंबर 1862। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है, तो विपक्ष का नेता जो है कैबिनेट स्तर का दर्जा इनको दिया जाता है। नेपाल भूकंप त्रासदी जो कि 2015 में आई थी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों रेस्क्यू ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन मैत्री नाम दिया गया था उस समय। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है, तो देशों के बीच लोगों का संचलन जो है ये आपका माइग्रेशन कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। आगे चलते हैं। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने मनाया था, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। उच्छादन या अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है, इसे प्रस्वेदन कहते हैं। अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने हेतु गुण को प्रस्वेदन कहा जाता है। आगे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, उस समय 2015 में जहीर अब्बास को चुना गया था। वर्तमान में इमराज ख्वाजा इसके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं तथा इंदिरा नूई
स्वतंत्र महिला निदेशक हैं। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की जाती गई है? मेघालय के माशीराम में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। स्वर्ण सिंह समिति ने। आगे चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण किसके ब्राह्मण के मूल पाठ हैं? तो यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो ये हिंदुस्तान ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई हैं। आगे चलते हैं। अब ग्रामीण विकास संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? 33%। ये 73वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है? तो ये आपका 25% और धनराशि कितनी सब्सिडी की? 7,500। ठीक है। जबकि अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के लिए परिवारों के लाभार्थियों की प्रति इकाई लागत प्रतिशतता 33% और अधिकतम आर्थिक सहायता 10,000 रुपए तक उपलब्ध है। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? 31 सीटें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, जबकि लोकसभा में कितनी है? 80 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? देखिए, इसका उत्तर जो है माना गया था चंदौली जिला न्यायालय, परंतु ये त्रुटि है। इटावा जिला न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के तहत कार्य करता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालय इलाहाबाद एवं जिला न्यायालय कानपुर देहात भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के तहत कार्य करते हैं। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? 70 लीटर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक सेकंड। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया था? 685 करोड़ का। जबकि 2018-19 के बजट में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो मुगल सराय क्षेत्र में, जो कि वाराणसी के मड़ुआडीह में है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा प्रारंभ किया गया था? 2006 में। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 था, जो कि वर्ष 2011 में कहां पहुंच गया? 912 हो गया है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? कथक का उद्भव आपका उत्तर प्रदेश में है। आगे चलते हैं। SGSY का पूर्ण रूप क्या है? SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब अथवा आय रहित व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने संबंधित कार्यक्रम है। यह योजना एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी। इसे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों को अन्य बातों के साथ साथ संगठित करके सामाजिक लामबंदी की प्रक्रिया द्वारा स्वयं सहायता समूह के रूप में इनका प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा आय उत्पादित करने वाली परिसंपत्तियां उपलब्ध कराता है। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की है? कोषवाणी। कौन सी है? कोषवाणी। यह वेबसाइट वित्त विभाग तथा विभिन्न विभागों के वित्तीय नियंत्रकों की सहायता करती है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य भू अधिकारों के प्रलेख है। देखिए, जमाबंदी भारत में प्रयुक्त ऐसा शब्द है जिसका संबंध भू अधिकारों के प्रलेख से होता है, अर्थात एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें तहसील से संबद्ध प्रत्येक गांव के भू अधिकार प्रलेखों का ब्यौरा होता है। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो ये जो है आपका 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक हैं? तो चीनी मिलें यहाँ पर सर्वाधिक हैं। यद्यपि सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन हथकरघों के माध्यम से होता है, जिसे मिलों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? मिर्जापुर को। ब्रिटिश सरकार शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? लिपिक के द्वारा किया जाता था। बीपीएल सूचियों से छूटे बीपीएल परिवारों के लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना। ठीक है। इस योजना के तहत प्रतिमाह प्रति व्यक्ति को 300 रुपए प्रदान करने की योजना थी। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन को पकाने, परोसने और उपभोग करने में स्वच्छता
का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पे करनी चाहिए? इसे दैनिक आवृत्ति पर या तो मतलब रोज करना चाहिए। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1945 में पारित किया गया था और जो 1946 में लागू किया गया। आगे चलते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 तक चलती है, में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर कितना था? ये आपका 20,000 रहा है। कितना रहा है? 20,000 रहा है। आगे चलते हैं इसमें। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर 20,000 है, तथा उनके पास 2 एकड़ से अधिक भूमि ना हो, उनके पास टीवी एवं रेफ्रिजरेटर ना हो। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। तो सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ निम्नीकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, इन सभी में किया जा सकता है, परंतु नगरीय औद्योगिक संपदाओं में नहीं किया जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। कौन सा? चौथा है। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? कुल 18 मंडल हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।